हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो इससे ना भाई तुम्हारा लगभग कितना मार्क्स का आ जाता है, 7 से लेके 9 मार्क्स तक आराम से आ जाता है। कितना भाई, 7 से लेके 9 मार्क्स तक आराम से आ जाता है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चैप्टर में आते हैं। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करेंगे एकदम इसका डेफिनेशन से। कैसा है भाई, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, देखो वर्क मतलब क्या होता है भाई, काम। अब तुमने कितना काम किया है वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। अगर तुम्हारा मम्मी बोलेगी भाई तुमने आज दिन भर नहीं काम किया तो थोड़ा फिजिक्स लगा दो, बोल दो भाई मैंने आज इतना काम किया है। ठीक है, तो चलो, तो काम क्या होता है, काम होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किससे भाई, किससे होता है भाई, कोई कुछ तो करना पड़ेगा ना, फोर्स। किससे होता है भाई, किससे काम होता है, फोर्स से होता है। और वो किससे बराबर होता है, मतलब तुमने कितना काम किया वो किसके साथ बराबर होता है, वो होता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट होता है किस किस का, फोर्स। जितना तुमने उसको फोर्स लगाया है, मतलब तुमने उसमें कितना फोर्स लगाया है उसका, और वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, मतलब वो अपना कितना अपना पोजीशन से कितना मूव हुआ है, उसे बोलते हैं वर्क। ठीक है, अब वो चलो तुमने फोर्स लगाया, वो बॉडी मूव किया, पर किधर मूव किया भाई, किधर तो किधर मूव करेगा ना भाई, वो होता है डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स की तरफ। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट ए है, इसे हम पॉइंट ए मान लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है भाई, बी है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, एक बॉडी था। क्या था भाई, बॉडी था। तुमने यहाँ से क्या लगा दिया भाई, फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब ये बॉडी ए से लेके बी तक मूव किया, ए से लेके बी तक क्या किया भाई, मूव किया, मतलब वो डिस्प्लेस किया, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक गया। किसके कारण से, फोर्स के कारण से। और किधर मूव करेगा भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये कितना ट्रैवल किया होगा, मान लो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर। कितना मीटर का था, मान लो 10 मीटर का था। और इसने मान लो फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो इसने कितना काम किया होगा, इसका कितना वर्क किया होगा ये आज। ठीक है, मतलब मान लो ये तुम ही था, तुमने ही काम किया, मतलब एक बोतल को उठाया कुछ फोर्स लगा के और दूसरा तरफ लेके गए। मम्मी ने मांगा था, पापा ने मांगा था, तो तुम बोलोगे ना आज तो मैंने बहुत काम किया भाई, क्योंकि मैंने एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेके गया, एक फोर्स लगा के कुछ डिस्प्लेसमेंट करवा दिया उसका, तो मैंने आज बहुत काम कर लिया। ठीक है, तो मम्मी भाई चप्पल फेंक के मारेगी। ठीक है, तो देखो तुमने कितना काम किया होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो तुम्हारा फोर्स कितना है भाई, 5 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर, जो बन जाएगा 50 न्यूटन मीटर। 50 न्यूटन मीटर। तो इसने कितना काम किया होगा, 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे जो न्यूटन मीटर बन जाता है वो बन जाता है जूल। क्या बन जाता है भाई, जूली, जूल बन जाता है। क्या बन जाता है, जूल। मतलब वर्क डन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलो ये तो एक हुआ तुम्हारा नॉर्मल सा डेफिनेशन। और हमेशा मान लो, देखो अब मान लो ये पॉइंट ए है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि पॉइंट ए में एक बॉडी था, तुमने फोर्स लगाया, अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, पॉइंट ए से लेके कहां जा रहा है, पॉइंट ए से लेके कहां जा रहा है, बी जा रहा है, तभी हम बोलेंगे वर्क इज डन। वर्क डन, वर्क इज डन, मतलब काम हो गया। अगर कोई एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, काम हो गया। ठीक है, तब काम कब नहीं होगा, काम कब नहीं होगा, कब हम बोलेंगे कि काम नहीं हुआ। ठीक है, वो डिफरेंट सिनेरियो, अभी एक सिनेरियो पकड़ते हैं कि काम कब नहीं हुआ। मान लो ये पॉइंट ए था जिसमें एक बॉडी था, पॉइंट ए में एक क्या था, एक बॉडी था। और मान लो यहां पर तुम फिर फोर्स लगा रहे हो, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, और बॉडी ए, और तुमको ले जाना है पॉइंट बी में, पर ये मूव ही नहीं कर रहा है, डिड नॉट मूव। ये क्या हो रहा है भाई, ये मूव ही नहीं कर रहा है, हिल ही नहीं रहा है। तुम जितना फोर्स लगा रहे हो हिल ही नहीं रहा है, अपने जगह से हिल ही नहीं रहा है। हम वो बोल रहे हैं कि आज हम नहीं हिलेंगे भाई, तुम जितना दम लगाना लगा लो भाई, जितना कूदा है भाई लगा लो, हम नहीं हिलेंगे। एकदम ठान के बैठा है, ये मूव ही नहीं कर रहा है, हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं हिलेंगे, स्ट्राइक में बैठा है। तुम 10 से लेकर तुम 100 न्यूटन पहुंच गए, पर ये मूव ही नहीं कर रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्या हो गया भाई,
अंडा, 0। ठीक है, चलो तो अगर तुम इसका वर्क डन निकालोगे, क्या निकालोगे, वर्क डन, तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फॉर्मूला। तो फोर्स मान लो तुम कितना, 100 न्यूटन ही मान लो, तुम लगा रहे हो 100 न्यूटन इंटू, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, वो था 0 मीटर, तो तुम्हारा वर्क डन कितना हो गया भाई, 0। कितना हो गया, 0। मतलब वर्क डन कब नहीं होगा, when there is no displacement of a body, when, कब कब भाई, कब 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 कब, when force is applied to it, जब अगर डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है, जितना भी तुम फोर्स लगा रहे हो, तब हम बोलेंगे देयर इज नो वर्क डन। क्यों, क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अंडा है। कितना है भाई, अंडा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है भाई वो होगा तुम्हारा अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड, मतलब कितना काम किया तुमने आज, कितना काम किया बाबू, वो किस में डिपेंड करेगा, अरे भाई किस में डिपेंड करेगा, वो करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। किसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब तुमने कितना फोर्स लगाया, तुमने आज कितना अपना जान फेंक दिया भाई एक काम को करने में, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड का अगर मैं सिंपल मीनिंग बोल दूं तो वो होता है अमाउंट, तुमने कितना लगाया। ठीक है, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, तुमने जो फोर्स लगाया उसके कारण से कितना डिस्प्लेस हुआ, उसके कारण से कितना डिस्प्लेस हुआ। अगर वही बॉडी को तुम ज्यादा डिस्प्लेस करा रहे हो तो तुम ज्यादा काम कर रहे हो, अगर कम करा रहे हो तो कम काम कर रहे हो। ठीक है, चल, और जो लास्ट होता है वो होता है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये हर बार नहीं होगा कि तुम इधर फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी इधर ही मूव करेगा, नहीं, कभी कभी दूसरा डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है। सर तो कैसे, सर बॉडी तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में मूव करता है। अरे भाई आ रहे भाई उसमें भी, हाँ भाई मैंने चैप्टर 1 में बोला था कि जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाओगे उधर ही बॉडी मूव करेगा। हमको पता है भाई, हमने बोला था फर्स्ट लेक्चर में बोला था, हमको पता है, हम उसमें भी आएंगे कि फोर्स इधर लग रहा है पर बॉडी इधर मूव हो रहा है, उसमें भी आएंगे भाई, वो कंपोनेंट है भाई, वो वेक्टर आ रहे भाई, आ रहे। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो जैसे कि यहां नहीं मानेंगे हम, ये केस में मानेंगे, ये वाला केस में। ठीक है, देखो फोर्स क्या है भाई, फोर्स किधर लग रहा है, पैरेलल टू दिस सरफेस भाई, इधर फोर्स इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है तुम्हारा, पर बॉडी किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, पर फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी और की तरफ। पर इस वाले कंपोनेंट में देखो, तुम्हारा जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तुमको निकालना है, तो ये क्या होता है भाई, पहला बात ये होता है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। और एक चीज याद रख लो आपसे, वेक्टर क्वांटिटी का हैज 2 कंपोनेंट। इसका क्या होता है भाई, 2 कंपोनेंट होता है। अभी उसमें कंपोनेंट में हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 10 में उतना है नहीं, वो 11-12 में आएगा। ठीक है, जब तुम साइंस लेके पढ़ोगे। अब कोई सर हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो अभी है भाई लास्ट, अभी हम जो करेंगे वही है लास्ट अंतिम, इसके बाद राम भाई, राम ही जाने, हम नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे भाई उसको तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो एस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका 2 कंपोनेंट होता है। वो क्या होता है उसमें भी आएंगे। देखो मान लो एक फोर्स, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, तो मान लो मैं फोर्स के साथ ले रहा हूं कि तुम फोर्स लगा रहे हो इधर, क्या लगा रहा हो, फोर्स इधर लगा रहे हो, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें 2 कंपोनेंट होता है। मतलब एक फोर्स इधर की तरफ रिएक्ट करेगा और एक फोर्स इधर की तरफ रिएक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली ईच अदर, फिर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक इधर की तरफ एक्ट करेगा, एक ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है भाई, ठीक है, समझ रहा है। देखो, और ये हो जाएगा तुम्हारा एफ कॉस थीटा। अब यहां लगेगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री भाई, ट्रिग्नोमेट्री भी हम करेंगे मैथ में, उसमें भी हम बताएंगे इसके बारे में। देखो कॉस थीटा क्या होता है, वो क्या होता है, हम सब फलना ढिंका सब में आएंगे। देखो अगर तुम इसको थीटा मान रहे हो, मतलब फोर्स इधर जा रहा है और तुम्हारा ये वाला कंपोनेंट को लेना चाह रहे हो, मतलब जो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, थोड़ा ना थोड़ा तो लगेगा ना भाई, थोड़ा कम ही लगेगा उसके साथ, पर तो लगे ना भाई, ये वाला कंपोनेंट में लगेगा, ये वाला कंपोनेंट में लगेगा। पर अभी के लिए हम ये वाला कंपोनेंट ले रहे। अगर ये वाला कंपोनेंट ले रहे हो और तुम थीटा इधर मान रहे हो, मतलब एंगल को इधर मान रहे हो,
ठीक है। तो एंगल के साथ हमेशा कॉस थीटा लगता है। क्या लगता है भाई? कॉस थीटा। क्यों? अगर तुम इसको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा बेस। क्या बन जाएगा? बेस, क्योंकि थीटा के साथ हमेशा बेस ही होता है। और अगर तुमको ये निकालना है, अगर तुमको ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, क्योंकि फोर्स वाला और ये बेस वाला, बेस बाय हाइपोटेनस जो होता है कॉस थीटा, और ये वाला तो होता है तुम्हारा एफ साइन थीटा। ये होता है तुम्हारा साइन कंपोनेंट और ये होता है तुम्हारा कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो हमेशा जो हम लेंगे वो कॉस कंपोनेंट होगा यहाँ पर। क्यों? उसमें भी आते हैं। देखो तुम्हारा फोर्स लग रहा है इधर, इधर का तरफ, किधर का तरफ, इधर का तरफ, पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का हम कंपोनेंट लेंगे वो इधर वाला ही लेंगे। किधर वाला? इधर वाला। मतलब हम इस बार इसको डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। किसको मानेंगे भाई? इसको मानेंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट को नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, हम जो फोर्स पढ़ रहे, वो हमेशा जो मतलब जो वर्क डन हो रहा है, वो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे वो हमेशा अलोंग द फोर्स होगा, अलोंग द फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम यही वाला लेंगे। कौन सा वाला भाई? ये वाला लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या मान रहे हैं? देखो अभी के लिए इसको क्या मान रहे हैं भाई? देखो इसको हम थीटा मान लेते हैं, कि क्या मान लेते हैं भाई? थीटा। तुम्हारा फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एक्चुअली जो बॉडी मूव कर रहा है उधर कर रहा है, पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम नहीं लेंगे, ये वाला कंपोनेंट ले जाएंगे। क्या वाला? ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, देखो अगर मान लो तुम ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो ये जो एस होगा वो क्या हो जाएगा भाई? एस कॉस थीटा, क्योंकि हमेशा जो एंगल के साथ होता है वो होता है बेस, और उसमें क्या कंपोनेंट होता है? कॉस थीटा वाला। अभी अभी हमने किया भाई, जो एंगल के साथ होता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है। कौन सा थीटा भाई? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। और जिस साइड एंगल नहीं लिया जाता है वो होता है साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, अगर तुम बोलोगे सर अगर हम ये थीटा अगर हम यहाँ मान ले तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। हाँ भाई, अगर तुम इधर थीटा मान रहे हो तो ये साइन कॉस थीटा बन जाएगा और ये साइन थीटा। पर ये वाला केस में थीटा किधर है भाई? इधर है, तो जो थीटा वो कॉस थीटा, और जो थीटा नहीं है उधर हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। ठीक है, तो जो इधर एंगल है उसके साथ हमारा होगा कॉस थीटा, तो जो डिस्प्लेसमेंट वाला कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा वाला होगा। क्या होगा भाई? कॉस थीटा वाला। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है भाई? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है हम वो रियल वाला वो नहीं ले रहे भाई, हम कंपोनेंट ले रहे। कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा वाला। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला अगर तुम्हारा कंपोनेंट दूसरा है, मतलब ये वाला तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट है, तुम्हारा फोर्स इधर एक्ट कर रहा है पर डिस्प्लेस उधर हो रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे, हम अलोंग द फोर्स वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इसलिए ये वाला। और हमेशा याद रखना थीटा वाला के साथ हमेशा कॉस थीटा होता है। अगर ये वाला कंपोनेंट भी होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि उससे थीटा नहीं और थीटा इधर है तो थीटा के साथ हमेशा कॉस थीटा। ठीक है, जब भी हम कंपोनेंट करते हैं। तो और एक केस है इसमें, जैसे कि अगर और एक केस मानो तो अगर एक बॉडी है, क्या है भाई? एक बॉडी है ऐसे करके, ठीक है, और तुम्हारा फोर्स जो एक्ट कर रहा है इधर एक्ट कर रहा है, फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? इधर एक्ट कर रहा है, पर तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है। किधर हो रहा है भाई? इधर हो रहा है। तो देखो बॉडी, अगर ये बॉडी सरफेस है, ये क्या है भाई? ये फ्लोर में है। किस में है भाई? फ्लोर में है। तो क्या बॉडी उधर डिस्प्लेस करेगा? नहीं, बॉडी इधर ही डिस्प्लेस करेगा, बॉडी इधर ही जाएगा। तो हम इस बार डिस्प्लेसमेंट वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे, फोर्स को ही इधर कर देंगे, मतलब फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ले जाएंगे। कौन सा वाला भाई? ये वाला, मतलब ये वाला फोर्स का कंपोनेंट लेंगे। देखो अभी अभी हमने किया कि फोर्स जो इधर लग रहा है एक इधर भी लगेगा और एक इधर की तरफ भी लगेगा। ठीक है, पर हमको मेन कौन सा लेना है? ये वाला फोर्स लेना है? नहीं, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट के साथ वाला लेना है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट के साथ वाला। तो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है उसमें हम थीटा ऐसे कर देंगे, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है ना, मेन वाला फोर्स जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, और जो कंपोनेंट लेना है वो इधर की तरफ है भाई। तो ये दोनों का जो एंगल होगा ये थीटा हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट बन जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इधर की तरफ है, और ये बन जाएगा एफ साइन
थीटा। तो इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इस बार डिस्प्लेसमेंट कॉम्पोनेंट नहीं लिए हम, फोर्स वाला कॉम्पोनेंट लिए, तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट जो बन जाएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है भाई, ठीक है, चलो समझ आ रहा है। चलो ये तो हो गया कंपोनेंट वाला। तुमको इतना डेरिवेशन याद करने का जरूरत नहीं है, तुमको बस याद रखना है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, कि इसके साथ क्या थीटा होता है, कॉस थीटा। ठीक है, चलो तो आगे आते हैं। तब अब आगे आने से हम लोग को क्या टॉपिक मिलेगा भाई, टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब टाइप ऑफ वर्क डन, मतलब टाइप ऑफ वर्क। एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव वर्क जिसमें तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव काम होता है, एक होता है तुम्हारा नेगेटिव वर्क भाई जिसमें हम हर बार नेगेटिव वर्क हो जाता है, एक होता है जीरो, मतलब उसमें काम ही नहीं हुआ, उसमें क्या नहीं हुआ भाई, काम ही नहीं हुआ। ठीक है, देखो तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, मतलब एकदम पॉजिटिव वाला काम कब होता है, जब थीटा क्या हो भाई, 0 डिग्री से बड़ा या बराबर हो, मतलब जो थीटा हो, अभी भाई लीनियर इनइक्वालिटी करके आया भाई, ये वाला ऐसा वाला तो देखा होगा भाई। ठीक है, जिसमें क्या हो भाई, थीटा 0 के साथ बराबर या उससे बड़ा हो और 90 से छोटा हो, पर बराबर ना हो। 90 के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, और 0 से बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तब हम बोलेंगे आंसर क्या हो गया, मतलब जो भी वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो भी वर्क डन आएगा भाई वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा तुम्हारा, मतलब जो भी तुम्हारा वर्क डन होगा वो हमेशा आंसर किस में आएगा भाई, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, मतलब और इसमें हम कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, अगर तुम कॉस थीटा ले रहे हो, मतलब कॉस थीटा लेना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा कॉस थीटा और जो थीटा तुम्हारा 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, उसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। क्या आता है भाई, पॉजिटिव वैल्यू। क्यों, देखो ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि 0 से लेके 90 से छोटा वाला जो भी डिग्री होता है उसमें हमेशा कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू में होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब तुम्हारा क्या हो, थीटा क्या हो भाई, 0 डिग्री, इसमें तुम्हारा मैक्सिमम वर्क डन होता है। क्या होता है भाई, मैक्सिमम वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन होता है। क्यों, क्योंकि जो थीटा 0 होता है तब तुम्हारा कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ये जब थीटा तुम्हारा 0 डिग्री बनेगा, जब ये तुम्हारा जो थीटा है भाई वो जब वो 0 डिग्री बनेगा तब आंसर आता है 1, और ये होता है कॉस थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू। जो 1 होता है जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होता है उस टाइम बन जाता है तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू, और 1 ही होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, और आगे आने से हम लोग को मिलता है नेगेटिव वर्क डन, मतलब उसमें हर आंसर तुम्हारा जो वर्क डन होगा उसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब हर वर्क डन नेगेटिव में आएगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा काम कम हो रहा है, मतलब घटिया, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा जो होगा वो होगा 90 से बड़ा होना चाहिए थीटा, और 180 से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, उससे छोटा या बराबर होना चाहिए 180 से, और 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 के साथ बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला बीच में थीटा का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है भाई, थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव में होता है। क्या होता है भाई, नेगेटिव में होता है। और जो कॉस 180 डिग्री होता है उसका वैल्यू -1 होता है, जो कि देखो जो होता है नेगेटिव, जो नेगेटिव वैल्यू होता है उसमें से सबसे हाईएस्ट है, मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब 0 मतलब वर्क डन कब 0 होगा, 0 वर्क डन मतलब जब वर्क तुम्हारा 0 हो जाए। अब तुम बोलोगे सर अभी हमने पढ़ा है जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो। सर ये अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन में तुम फोर्स भी लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब एक बॉडी दूसरा तरफ से दूसरा तरफ जा रहा है, पर भी तुम्हारा वर्क डन 0 होगा। भाई कैसे होगा ये, सर आपने बोला था वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है और फोर्स होना जरूरी है, पर दोनों हो रहा है तो तब कैसे वर्क डन 0 होगा भाई। इसमें आएगा तुम्हारा थीटा। क्या आएगा भाई, थीटा। कौन सा थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो इसमें होगा 90 डिग्री, मतलब जब कॉस 90 डिग्री का जब तुम वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0। मतलब अगर मान लो ये बॉडी है, क्या है भाई, बॉडी है, और तुम मान लो फोर्स लगा रहे हो इधर की तरफ, क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, और तुम्हारा बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। मतलब मान लो ऐसा बुक है, ठीक है, ऐसे पकड़े हो और
ऐसे पकड़े हो, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो ऐसे करके, और तुम इधर की तरफ मूव कर रहे हो, जैसे वेटर मूव करता है ना मैं, एकदम 5 स्टार होटल में ऐसे करके पकड़ के ऐसे ऐसे चलता है, मतलब डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, और फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब परपेंडिकुलरली हुआ ना, कि तुम्हारा फोर्स इधर लग रहा है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो 90 डिग्री बनेगा ना। जब cos 90 डिग्री हम निकालते हैं तब आता है 0 डिग्री, तो वहां होगा तुम्हारा वर्क डन 0। तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम्हारा डिस्प्लेस भी हो रहा है, पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते। आगे है तुम्हारा वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण से वर्क डन हो रहा है। अब देखो, वर्क डन होने के लिए फिर से एक कारण, फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, और यहां आता है तुम्हारा फ्री फॉल। क्या आता है भाई, फ्री फॉल। जैसे कि मान लो एक बॉल है, क्या है भाई, बॉल है, और तुमने इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा भाई, नीचे की तरफ आएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रैवल करेगा भाई, डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल करेगा भाई, डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये कुछ फोर्स से भी गिरेगा। अरे भाई, कुछ फोर्स से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, चैप्टर 1 में पढ़ाया था, जो फोर्स इसमें लगेगा वो क्या होगा भाई, mg, फोर्स इज इक्वल टू mg भाई, पहला चैप्टर। मतलब जो फ्री फॉल होता है उसमें तुम्हारा फोर्स लगता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उतना वर्क डन होता है। तो इसमें अगर तुम वर्क डन निकालोगे तो वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना लगेगा भाई, mg, m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट को तुम हाइट भी मान सकते हो, तो आ जाएगा तुम्हारा वर्क डन इज इक्वल टू mg h। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन। वही अगर तुम्हारा जो फ्री फॉल के कारण से नीचे आ रहा है, अगर वही वर्क डन अगर तुम ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हो और तुमको निकालना है कि ये कितना वर्क डन कर रहा है, तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा W इज इक्वल टू माइनस mg h। अब ये क्यों माइनस, तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें अगर तुम रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब जब तुम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, वो किस तरफ फेंक करेगा, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ फेंक कर रहा है, पर तुम वो ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तब तुम्हारा जो जी का वैल्यू होता है वो हो जाता है माइनस, मतलब नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर की तरफ, पर तुम फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी में जा रहा है, तब हम लगाते हैं माइनस जी, और वही माइनस तुम्हारा फॉर्मूला में आ जाएगा माइनस mg h। और यहाँ पर क्यों पॉजिटिव, क्योंकि वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था, इसलिए पॉजिटिव जी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें है तुम्हारा SI यूनिट ऑफ वर्क। अब आएंगे हम यूनिट में, किस में आएंगे भाई, यूनिट में आएंगे। अब जो यूनिट है भाई, मैंने पहले चैप्टर में बोला था कि तुमको क्या याद रखना पड़ेगा भाई, क्या याद रखना पड़ेगा, तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है न्यूटन मीटर, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर, और यहाँ न्यूटन मीटर को हम बोलेंगे जूले, मतलब जूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, जूल बोलेंगे, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ठीक है, चलो, और जो 1 जूल होता है, अगर तुमको अगर 1 जूल 1 पास्कल जब भी तुमको ऐसा निकालना भाई, फॉर्मूला से निकल जाता है। तुमको 1 जूल निकालना है तो इधर भी 1 इधर भी 1, क्योंकि 1 इंटू 1 आएगा ना भाई, तो 1 न्यूटन और 1 मीटर, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब तुमको इसका डेफिनेशन लिखना है, अगर मान लो तुमको इसको 1 जूल का डेफिनेशन लिखना है, तो क्या होगा, तुम लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, देखो हम लिखेंगे 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब जी 1 जूल जो वर्क हुआ है, जूल किसका भाई, वर्क डन का है भाई, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क कब हुआ, हम बोलेंगे व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मतलब फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का। 1 जूल का वर्क कब हम बोलेंगे, जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है भाई, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस, अब जो 1 न्यूटन का जो तुम फोर्स लगा रहे हो, वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब उसको क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल करा रहा है, कितना भाई, 1 मीटर का। कितना मीटर का भाई, 1 मीटर का उसको डिस्टेंस ट्रैवल करा रहा है। तो हम भाई किधर ट्रैवल कर रहा है, इन इट्स ओन डायरेक्शन, इन द फोर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क डन हो गया, 1 जूल ऑफ वर्क डन हो गया, मतलब जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेस करा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तब हम बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क डन हो गया। क्या हो गया भाई, 1 जूल ऑफ वर्क डन हो गया। ठीक है, और इसका यूनिट, जो बिगर यूनिट होता है, जो हम देखेंगे, वो होता है तुम्हारा किलो जूल। किलो तो पता होगा ना, किलो मतलब 1000 होता है, और 1000 को हम क्या लिखेंगे भाई, 10 टू द पावर क्यूब।
मतलब किलो को बस एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, किलो मतलब 1000 और 1000 का 10 टू द पावर क्यूब और जूल का जूल हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है भाई वो होगा मेगा जूल, और मेगा को क्या लिखते हैं भाई 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। मतलब मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 और गीगा जूल, और 1 गीगा जूल कितना का बराबर होगा, गीगा मतलब क्या होता है भाई 10 टू द पावर 9 और जूल का जूल, ठीक है भाई। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आएगा भाई हमको सीजीएस यूनिट, क्या भाई सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क भाई, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, जिसमें फिर से भाई फॉर्मूला मस्ट है भाई। मैं चैप्टर 1 से बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है भाई, मस्ट है भाई, फॉर्मूला याद करो। देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है भाई चैप्टर 1 में बताया था डाइन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर बन जाएगा। और यहाँ पर डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे, अर्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे अर्क, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये ERJ ही लिखना पड़ता है। और वर्क डन को हम सीजीएस में क्या बोलेंगे भाई, अर्क बोलेंगे। अब ये 1 अर्क क्या होता है, 1 अर्क, अरे भाई ये क्या हो गया, ये मिस्टेक हो गया, 1 अर्क मतलब 1 अर्क, ठीक है। हम कब बोलेंगे, जब 1 डाइन, क्या बोलेंगे भाई 1 डाइन ऑफ फोर्स लग रहा है कितना डिस्प्लेस कराने के लिए 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 डाइन ऑफ फोर्स लग रहा है कितना डिस्प्लेस कराने के लिए भाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 1 डाइन ऑफ फोर्स लग रहा है कोई बॉडी को 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कराने के लिए इन इट्स ओन डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे अर्क बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे भाई 1 अर्क बोल देंगे, ठीक है। तो चलो, तो 1 arc of the one arc of the work is said to be done when 1 dyne, मतलब 1 dyne का फोर्स डिस्प्लेस करा रहा है कोई एक बॉडी को थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्या मिलेगा भाई, रिलेशन। हम फिर से क्या देखेंगे भाई, रिलेशन देखेंगे। देखो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क, वहां हमने किया था न्यूटन और डाइन का, और यहां हम करेंगे जूल और अर्क के बारे में। देखो पहला बात तो हमको दोनों की तरफ सीजीएस पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, 1 जूल क्या होता है 1 न्यूटन और 1 मीटर, ठीक है। और 1 जूल लिखा है भाई 1 जूल तीनों तरफ। 1 न्यूटन कितना होता है 10 टू द पावर 5 डाइन भाई, फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था भाई, जो मैं इधर पढ़ाने वाला हूँ भाई वो चाहिए ही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन क्या हो भाई 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर कितना बराबर होता है वो भी मैंने चैप्टर 1 में बताया था 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो 10 टू द पावर 5 डाइन फिर से एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में है, पावर अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा 8, तो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है भाई, अर्क बोला जाता है। तो 1 जूल कितना अर्क के बराबर होगा भाई 10 टू द पावर 7 अर्क के बराबर, मतलब 1 जूल कितना हुआ अर्क के बराबर होगा 10 टू द पावर 7 अर्क, ठीक है। और ये भी याद रखना है क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया तुम्हारा वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव, जीरो, सब हो गया भाई। वर्क डन टोटली कंप्लीट, इतना ही है भाई वर्क डन में, तुमको इतना ही याद रखना है। और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे, ठीक है। हम वर्क का भी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर पावर का भी करेंगे, फिर एनर्जी का शायद होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। देखो तो हम सारा एकदम भाई एक साथ लेके करेंगे, फिर हम करेंगे PYQs। क्या करेंगे भाई PYQs, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, टाटा बाय बाय।